हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है अरिहंत आपके एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक से जो है यानी भारतीय जो है राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन यानी इंडियन राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन से जो है अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक में से जो है आज हम लोग जो देखने वाले हैं आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 3। आज हम लोग इस बुक से जो है अध्याय 3 को देखने वाले हैं, जो भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना एवं विशेषताएं हैं। क्या है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना एवं विशेषताएं हैं। तो इनसे संबंधित जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक से जो है हम लोग पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है देख चुके हैं। उसका प्ले लिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए इस बुक से इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना एवं विशेषता। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न हो तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पहला है कि भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं। तो इसमें देखा जाए तो पहला कहता है कि भारतीय संविधान सभा ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया। कथन सही है आपका। तो देखा जाए तो पहला कथन क्या है? सही है। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 से जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है संविधान सभा में दिया गया भाषण था। ये भी कथन सही है। तो इसमें देखा जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा है प्रस्तावना में जो है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। यह कथन आपका सही नहीं है। तो इसमें दो ही कथन आपके सही है। देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में जो है केवल दो कथन यानी पहला दूसरा सही है। भारतीय संविधान सभा ने जो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। उल्लेखनीय है कि इस प्रस्ताव को जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत जो है एक पूर्णतः स्वतंत्र एवं जो है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य होगा। वह अपने जो है संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। भारतीय गणराज्य जो है प्रांतों और देशी राज्यों का जो है संघ होगा तथा भारतीय संघ और जो है उसके राज्यों में जो है समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। ठीक है। तीन कथन सही नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना में वर्णित जो है सामाजिक, आर्थिक तथा जो है राजनीतिक न्याय की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका से या सोवियत संघ से ली गई है। ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। आगे कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को जो है संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वर्ष 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। तो यह कथन आपका सही है। ठीक है। कारण कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव में जो है संविधान सभा के उद्देश्यों को जो है परिभाषित किया गया था और उसी जो है आकांक्षाओं और मूल्यों को जो है समाहित किया गया था। तो कारण भी आपका सही है। कथन और कारण दोनों सही है आपका, यानी ए इसके सही उत्तर होंगे और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है आपका। ठीक है। देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ जो है आपके प्रारंभ हुई। इस प्रस्ताव में जो है संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन को जो है प्रतिबिंबित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव में जो संविधान सभा के उद्देश्यों को जो परिभाषित किया गया था और उसमें जो है संविधान की सभी आकांक्षाओं एवं मूल्यों को जो है समाहित किया गया था। संविधान के मौलिक प्रावधान वस्तुतः जो है उद्देश्य प्रस्ताव में जो है समाहित मूल्यों से प्रेरित तथा उनका जो है सारांश है। इससे जो है प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में जो है समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता जैसी बुनियादी जो है प्रतिबद्धताओं को जो है संस्थागत रूप से दिया गया है। ठीक है। आगे कि संविधान की जो प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्न शब्दों को जो है उनके सही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो उससे सबसे पहले सार्वभौमिक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। देख सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का जो सही व्यवस्थित क्रम जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक
यानी प्रजातांत्रिक गणराज्य है, जो कि उद्देशिका अथवा जो प्रस्तावना में निहित है आपका। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन सही है। तो भारतीय संविधान के जो बुनियादी मूल्यों की झलक प्रस्तावना में मिलती है, सही है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया, ये भी कथन आपका सही है। ठीक है, तो देख सकते हैं संविधान सभा की प्रस्तावना के संबंध में जो है दोनों कथन सही है। संविधान की प्रस्तावना संविधान के जो है मुख्य आदर्शों, आकांक्षाओं एवं जो है बुनियादी मूल्यों का जो उल्लेख करती है। इसमें जो है लोकतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, न्याय आदि के दर्शन जो है अंतर्निहित है। ठीक है, प्रस्तावना में यह संविधान का जो है प्रेरणा स्रोत है। अतः जहाँ संविधान की भाषा जो है संदिग्ध अथवा अस्पष्ट है, वहाँ जो प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को जो है समझने में जो है सहायक है। अतः प्रस्तावना को जो है संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है। ठीक है, आगे की प्रस्तावना के संदर्भ में जो दिए कथनों में से कौन से कथन आपके सही नहीं है। प्रस्तावना के संदर्भ में जो है कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है, सही है आपका। प्रस्तावना में वर्णित शब्द जो है शासन के आधारभूत सिद्धांत है, ये भी सही है। प्रस्तावना में उल्लेखित सिद्धांतों पर जो है नागरिकों की पूर्ण आस्था नहीं है, यह कथन आपका सही नहीं है, पूर्ण आस्था है। इसके आधार पर जो है सामाजिक आर्थिक विषमताओं का जो है समाधान करने का जो है प्रयास किया गया, ये भी कथन सही है। देखा जाए तो तीसरा कथन आपके सही नहीं है प्रस्तावना के संदर्भ में। आगे की कथन और कारण दिए गए। कथन कहता है कि संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी माना जाता है। यह क्या है आपका कथन सही है। कारण कहता है कि प्रस्तावना में जो है संवैधानिक लक्ष्यों की व्याख्या की गई है, जो आपके स्वतंत्र भारत के आदर्शों का जो है स्पष्टीकरण। तो कारण भी सही है और कारण जो है एक सही स्पष्टीकरण भी है इसमें। ठीक है, आगे कि संविधान में वर्णित जो है समाजवादी ये व्याख्या के संदर्भ में जो है विचार करें। समाजवादी व्याख्या के संदर्भ में विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं, इसमें से कितने कथन आपके सही हैं। क्या कहता है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है सामाजिक नियोजन के संदर्भ में हुआ है, जिसमें संसाधनों का वितरण श्रेणीबद्ध आधार पर जो है किया जाएगा ताकि सामाजिक समानता स्थापित हो सके, यह कथन सही नहीं। दूसरा है कि भारतीय संविधान में जो समाजवादी शब्द जो है प्रारंभ में नहीं था, यह कथन सही है। समता और बंधुत्व को जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में जो है स्थापित करने के लिए जो है सामाजिक लोकतंत्र जरूरी है, यह कथन सही है। तो समाजवादी व्याख्या के संदर्भ में पहला कथन सही नहीं है। देख सकते हैं कि पहला कथन सही नहीं, क्योंकि संविधान में जो समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है आर्थिक नियोजन के संदर्भ में हुआ है, जिसका अभिप्राय जो असमानताओं का जो है निराकरण करने, सभी की जो है न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है समान वेतन देने जैसे आदर्शों की जो है प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा और तीसरा कथन आपका क्या है, सही है। ठीक है, संविधान में वर्णित समाजवादी व्याख्या के संदर्भ में केवल दो कथन यानी दूसरा और तीसरा सही है। भारतीय संविधान में जो है समाजवादी शब्द प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं हुआ था, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया। समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना समता, बंधुत्व तथा जो स्वतंत्रता के सिद्धांत की स्थापना के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे है कि प्रस्तावना में वर्णित जो है पंथ निरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं, कौन से कथन आपके सही हैं। तो राज्य का जो अपना कोई निजी धर्म नहीं है, यह सही है आपका। नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार जो है किसी भी धर्म को मानने और उसके जो है अनुसरण जो है आचरण करने की स्वतंत्रता है, ये भी कथन सही है। राज्य किसी धर्म विशेष को जो प्रोत्साहित कर सकता है, यह कथन सही नहीं, विशेष धर्म को प्रोत्साहित नहीं कर सकता, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव अभाव, ये कथन सही है। तो देखा जाए तो पहला, दूसरा और चौथा कथन आपके प्रस्तावना में वर्णित जो है पंथ निरपेक्षता के संबंध में जो है सही है आपका। ठीक है, आगे है कि भारत के संविधान की जो है उद्देशिका जो है वो क्या है। तो संविधान का वो भाग है, किंतु उसके जो है अन्य भागों में से जो है स्वतंत्र होकर उसका जो है कोई विधिक प्रभाव नहीं है आपका उद्देशिका। ठीक है, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसे जो है वैधानिक रूप से जो न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात अन्य भागों से जो है स्वतंत्र होकर इसका जो है कोई विधिक प्रभाव नहीं। प्रस्तावना यानी उद्देशिका का जो है लक्ष्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जहां जनता जो है संप्रभु हो और शासन जो है निर्वाचित हो और जनता के प्रति जो है उत्तरदायी हो। शासन की सत्ता जो है मौलिक अधिकारों से जो है सीमित हो तथा जो है जनता को अपने विकास का जो है समुचित अवसर प्राप्त हो आपका। ठीक है, वह क्या है आपका उद्देशिका।
आगे की प्रस्तावना में जो है भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। इस संदर्भ में जो कौन सा कथन इसकी पुष्टि नहीं करता है। भारत को जो है गणराज्य घोषित किया गया, इसमें दिए गए में कौन सा कथन इसको पुष्टि नहीं करता है। तो राज्य का मुखिया जो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यह कथन आपका सही है। राज्य का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगा, यह भी सही है। राज्य के मुखिया की नियुक्ति जो है वंशानुगत होगी, यह सही नहीं। वंशानुगत नहीं होगी, जनता द्वारा चुनी जाएगी। तो तीसरा आपके सही जो है पुष्टि नहीं करता है। गणराज्य के जो है सभी नागरिक समान होगी, यह सही है। ठीक है, तो गणराज्य के लिए जो है पहला, दूसरा और चौथा जो है कथन पुष्टि करता है आपका। ठीक है, आगे की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है किस प्रकार की स्वतंत्रता का जो है उल्लेख किया गया है, किस प्रकार का। तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद में धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद में विश्वास की स्वतंत्रता का, ठीक है, का जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जो है उल्लेख किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे है कि लोकतंत्र से जो है अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था है जहां सरकार, इस संबंध में जो है उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही है। जनता द्वारा निर्वाचित होती है, सही आपका। अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, यह कथन आपका सही नहीं है, यानी लोकतंत्र के संबंध में। ठीक है, यह एक जो है निश्चित अंतराल के पश्चात निर्वाचित होती है, यह सही है आपका। जनता को जो है स्वतंत्रता पूर्वक एवं जो है न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्रदान करती है, यह सही है। तो दूसरा कथन जो है आपका सही नहीं है। पहला, तीसरा और चौथा कथन जो है लोकतंत्र से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था है जहां सरकार, ये तीनों जो है विशेषताएं होती है। ठीक है, देख सकते हैं कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि सरकार अपने जो है कार्यान्विति के लिए जो है जनता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होती है आपका। ठीक है, लोकतंत्र से अभिप्राय के संदर्भ में जो केवल 3, यानी पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। लोकतंत्र का तात्पर्य लोक का तंत्र अर्थात जनता का शासन है। इस प्रणाली में सरकार जो है जनता द्वारा निर्वाचित होती है। इसके अंतर्गत एक जो है निश्चित समय पर भारत में तदर्भ यानी 5 वर्षों के लिए चुनाव संपन्न होते हैं, जिसमें जनता को जो स्वतंत्रता पूर्वक एवं न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इससे आशा यह भी है कि इस प्रणाली में जो है विधि का शासन होता है। तो लोकतंत्र का अभिप्राय जो है इसमें नहीं है आपके कि जो है जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जबकि जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। बाकी सारे कथन इसमें सही हैं, 2 को छोड़कर। आगे के भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में जो निम्न कथनों में से कौन से कथन आपके सही, कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला कथा है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो है अंतोगत्वा उद्देशिका बना, ये सही है आपका। ठीक है, इसकी प्रकृति जो है न्याय योग नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गलत है, इसका संशोधन किया जा सकता है। संविधान के जो है विशिष्ट प्रावधानों को यह जो है रद्द नहीं कर सकता, ये भी कथन आपका सही है। ठीक है, देख सकते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो है ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो रखा, जो अंततः जो है प्रस्तावना उद्देशिका के रूप में जो है सामने आया। उद्देशिका की प्रवृत्ति जो है न्याय योग नहीं है। ठीक है, इसके वर्णित उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए जो है व्यक्ति न्यायालय में दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह जो संविधान के किसी प्रावधान को जो है रद्द नहीं कर सकता, कि आपका उद्देशिका। ठीक है, तीसरा सही नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है संशोधन किया जा सकता है, यह कथन आपका सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि संशोधन नहीं किया जा सकता, जबकि किया जा सकता है। ठीक है, आगे की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो किसका उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है, तो सामाजिक न्याय का है, आर्थिक न्याय का है, राजनीतिक न्याय का है, धार्मिक न्याय का आपका नहीं है। आपका लिखित में से जो सही कथन की पहचान कीजिए, सही कथन का। तो जो है प्रस्तावना संविधान की व्याख्या की जो है दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह सही आपका। प्रस्तावना में जो वर्णित उद्देश्य सरकार द्वारा जो है क्रियान्वित नहीं किए जाने वाले, उसे जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह सही आपका। प्रस्तावना सरकार की जो है शासन संचालन की जो है दिशा को इंगित करती है। तो उपयुक्त में से सारे कथन आपके सही है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, किसका नहीं है आपका,
तो विचार की स्वतंत्रता का है, विश्वास की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की है, आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। प्रस्तावना में जो आर्थिक न्याय की बात जो है अवश्य की गई है, ठीक है, तथा इसे जो है सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है में विचार करने, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास तथा जो है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात कही गई, ठीक है। अब उसके बाद जो है संविधान के उद्देश्य के बाद जो है संविधान की विशेषताएं से संबंधित यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आगे के भारतीय संविधान में समाहित किन विशेषताओं के कारण यह जो है एक अनूठा जो है संविधान है? लोकतंत्र के कारण है, संघ के कारण है, और संघात्मक भी है, मूल अधिकार, नीति निषेध तत्व, गणराज्य, सभी कारणों से जो है भारतीय संविधान क्या है? अनूठा संविधान है, यानी ठीक है। आगे कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं जो है अद्वितीय है? कौन सी विशेषताएं? तो भारतीय जनता द्वारा निर्मित है यह, ठीक है। विभिन्न संविधानों का प्रभाव है इस पर, विभिन्न संविधान यानी विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है। नमन्य जो है नम्य या ये जो है अनम्य का मिश्रण है, ठीक है। उसके बाद में जनता की संप्रभुता है, विस्तृत संविधान है, इस कारण से जो है यह अद्वितीय है, ठीक है। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं अद्वितीय है कि देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो है भारतीय जनता द्वारा निर्मित है, विभिन्न संविधान का प्रभाव है, गणराज्य है, जनता की संप्रभुता है, पंथ निरपेक्ष राज है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें न्यायिक समीक्षा है, सार्वभौम व्यक्ति के मताधिकार है, यानी कठोर और लचीला का मिश्रण है इसमें, ठीक है। विस्तृत संविधान का होना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है आपका। तो ये सारे विशेषताएं हैं भारतीय संविधान के कारण, इसीलिए जो है एक अद्वितीय है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है? कौन नहीं है आपका? तो सरकार का संसदीय स्वरूप है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत यह नहीं लिया गया है, ठीक है। और आपके न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये नहीं ली गई है। कानून निर्माण की विधि ली गई है, कानून के शासन का विचार लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से देख सकते हैं कि अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत एवं जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान जो है ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं, जबकि अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ब्रिटिश संविधान से लिए गए कुछ जो है प्रमुख प्रावधान निम्न है। सर्वाधिक मत के आधार पर जो है चुनाव में जीत का निर्णय, ब्रिटेन के संविधान से। सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है, कानून का शासन लिया गया है, कानून निर्माण की जो है विधि ली गई है, द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है आपके ब्रिटेन के संविधान से। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा से ली गई है, ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंध की समर्पित सूची जो ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत राज्यों का संघ तथा जो है संघ में जो है अधिक शक्ति निहित, यह जो ली गई आपके कनाडा से ली गई आपके, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है? कौन से कथन सही है? तो मौलिक अधिकार जो निरंकुश या जो है असीमित होते हैं, यह कथन सही नहीं है। सरकार जो मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का जो प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, ये भी कथन सही नहीं है। तो देखा जाए तो इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सही नहीं है। देख सकते हैं मौलिक अधिकार जो निरंकुश या जो है असीमित नहीं होती। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर जो है औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की जो है शक्ति और जो है इनका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास होता है। विधायिका या कार्यपालिका के जो है किसी कार्य या जो है निर्णय से यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है या उन पर जो अनुचित प्रतिबंध जो है लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे जो है अवैध घोषित कर सकती है, ठीक है। तो दोनों कथन सही नहीं है। आगे कि राज्य व्यवस्था की प्रवृत्ति के संदर्भ में जो दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें कितने कथन आपके सही नहीं है देखना है। तो पहला कथन है संघीय व्यवस्था में जो है 2 स्पष्ट स्तर की सरकारें होती है, जिसमें केंद्र में जो है एक सरकार होती है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक जो है इकाई अथवा राज्य की जो है भी एक सरकार होती है। ये कथन सही है, सही नहीं देखना है। अर्ध संघात्मक संरचना वाली व्यवस्था में जो है 2 स्पष्ट सरकारें होती है,
जिसमें दोनों स्तर पर जो है सरकारों को समान शक्ति का विभाजन किया जाता है। यह कथन सही नहीं, समान शक्ति का विभाजन नहीं होता है। एकात्मक संरचना वाली सरकार का ढांचा जो है अर्धसंघीय व्यवस्था की तरह ही होती है। यह कथन सही नहीं, एकात्मक में जो है केंद्र का प्रभुत्व होता है। तो इसमें देखा जाए तो दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं। कितने कथन आपके सही हैं? तो देखा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान की एक जो है प्रमुख विशेषता है। यह सही है आपका। ये जो है 1935 के भारतीय जो है शासन अधिनियम में जो उल्लेखित निर्देश पत्र के जो है बिल्कुल समान है। यह कथन आपका सही नहीं है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो है अधिकांश तत्व नीति निर्देशक जो है निर्देशक तत्वों में समाहित है। तो पहला और तीसरा कथन आपके सही है। देख सकते हैं कि कथन जो है पहला और तीसरा सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान की एक जो है प्रमुख विशेषता है। ठीक है। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है उपबंध आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत तथा जो है आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश के जो है संविधान में इस प्रकार के निर्देशक जो है तत्वों का उल्लेख नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों में जो अधिकांश अनुच्छेदों को जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जो है स्थापित करने के उद्देश्य से जो है शामिल किया गया है। इसमें महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, समान नागरिक संहिता आदि जो है लोक कल्याणकारी प्रावधान है आपके। ठीक है। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र के जो है समान है, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो गवर्नर जनरल और भारत की जो औपनिवेशिक के कॉलोनियों के जो है गवर्नरों को जो है जारी किए जाते थे। किंतु इनमें अंतर यह है कि निदेशक तत्व जो है विधायिका और कार्यपालिका के लिए जो है अनुदेश उद्देश्य हैं आपके। ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन आपका सही नहीं है। आगे कि भारतीय संविधान की विशेषता के संदर्भ में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही नहीं है। तो कितने कथन सही नहीं है आपके, तो देखना है कितने कथन सही नहीं है। तो पहला कहता है कि संविधान जो है संघीय और राज्य जो है विधानमंडलों के अधिनियमों तथा जो है संघीय और राज्यों के जो है कार्यपालिकाओं के क्रियाकलापों की न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था करता है। यह सही है। संविधान भारत के जो है नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। यह कथन सही नहीं, दोहरी नागरिकता नहीं है। संविधान जो है हिंदी को जो है भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करती है। यह कथन सही है। संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को जिसने जो है 20 वर्ष की आयु पूरी कर लिया उसे जो है प्रत्येक स्तर पर सरकार के जो है निर्वाचन में भागीदारी का अधिकार प्रदान करती है। यह कथन सही नहीं है। ठीक, देख सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषता के संदर्भ में जो केवल 2 कथन यानी दूसरा चौथा सही है, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा भारत की एकता और अखंडता को जो सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु जो है उसकी संघीय संरचना के बावजूद है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। संविधान द्वारा जो है देश में सार्वभौम व्यक्ष मताधिकार की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक को जो है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उसे जो है मतदान करने तथा जो है केंद्र, राज्य और स्थानीय जो है सभी स्तरों पर सरकार के जो है निर्वाचन में भागीदारी का अधिकार प्राप्त है। इसमें 20 कह रहा था, 20 वर्ष, इसलिए सिर्फ दूसरा और चौथा कथन सही नहीं है, पहला और तीसरा सही है। आगे के निम्न में से कौन सा जो है कथन भारतीय संविधान की एक जो है प्रमुख विशेषता संसदीय व्याख्या को जो सही निरूपित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? तो संसदात्मक व्यवस्था में जो संसद की प्रधानता रहती है। सही है। भारत में संसदात्मक जो है सरकार की व्यवस्था, ये भी सही है। इसमें जो है शासन का संचालन जो वस्तुतः मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह कथन आपका जो है सही नहीं है। ठीक है। चौथा कथन सही नहीं है। देख सकते हैं भारतीय संविधान की एक विशेषता जो है संसदीय व्यवस्था को जो है कथन डी जो है सही निरूपित नहीं करता, क्योंकि संसदीय प्रणाली मंत्रिपरिषद जो है विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है। इसमें कह रहा था कि मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जो अनुत्तरदायी होती है। यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यह जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आगे के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है संसदीय शासन व्यवस्था की नहीं है? कौन सी नहीं है? तो राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था में सर्वोच्च होता है। यह सही नहीं है। ठीक है। सही नहीं, क्योंकि व्यवस्था में जो राष्ट्रपति सर्वोच्च नहीं होता है। इसमें कह रहा है व्यवस्था में सर्वोच्च होता है, जबकि सर्वोच्च नहीं होता है, बल्कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो है राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का जो है प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य का जो है मुखिया होता है, जबकि सरकार का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है।
यह सही है। संसदीय व्यवस्था में सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा कार्य करती है, भी सही है। सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की कार्य प्रणाली होती है, ये भी कथन आपका सही है। ठीक है, कथन और कारण दिए गए। ये कहता है कि भारतीय संविधान जो है सुनमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी तथा जो है दुश्मनीयता यानी दुश्मनीयता का जो है अनुपम मिश्रण है, यह कथन सही है। कारण है कि किसी राज्य के नाम अथवा सीमाएं परिवर्तन संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाता। यह कथन यानी कारण भी आपका सही है। ठीक है, देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही जो है स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है वह जो है नम्यता और जो है अनम्यता का अनोखा मिश्रण। संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें जो है संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से जो है संशोधित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने हेतु जो है विशेष बहुमत की जो है बहुमत की संसद के इन दोनों सदनों में से जो है प्रत्येक सदन की जो है सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत एवं जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा जो है कुल सदस्यों में से जो है आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन से यानी की आवश्यकता होती है। किसी राज्य के नाम अथवा सीमाएं परिवर्तन करने हेतु जो है संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे संशोधन को जो संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कितने कथन आपके सही हैं, कितने कथन। तो पहला है कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, सही है। नागरिकों को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त है जो विदेशी नागरिकों को जो भारत में प्राप्त नहीं है, कथन सही है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को जो है निश्चित अधिकार तथा जो उत्तरदायित्व प्राप्त है, कथन सही है। भारतीय नागरिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जो है मतदाता भी है, ये भी कथन सही है। तो इसमें देखा जाए तो सारे कथन आपके सही हैं। आगे है कि संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कुछ में से कितने कथन आपके सही हैं, कितने कथन आपके सही हैं। तो संविधान में जो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये सही है। इसमें जो सरकार की दोहरी पत्ती पाई जाती है, संघ सरकार और राज्य सरकार, ये सही है। इस प्रणाली में राज्य सरकार जो है संघ सरकार से शक्ति प्राप्त करती है, कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो पहला दूसरा कथन आपके संघात्मक व्यवस्था जो है के संबंध में सही है। पहला दूसरा सही है। भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। संघीय व्यवस्था में जो है सरकार के 2 स्तर होते हैं, केंद्र अथवा जो है संघ सरकार तथा जो है राज्यों में राज्य सरकार। 3 सही नहीं, क्योंकि संघीय व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य सरकारों को जो है अपने अधिकार, दायित्व एवं कार्य जो है आदि की शक्ति संविधान से जो है प्राप्त होती है। उदाहरण भारत में जो है संघ सरकार एवं राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची एवं जो समर्थी सूची के माध्यम से स्पष्ट रूप से किया गया है। ठीक है, तो तीसरा कथन आपका सही नहीं है। आगे के संविधान के जो है उदारवाद के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं, कितने कथन आपके सही हैं। तो पहला कथन कहता है भारतीय संविधान जो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, यह कथन सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है केवल केंद्रीय विधायिका में सीटों के जो है आरक्षण का प्रावधान है, यह गलत है, क्योंकि सिर्फ केंद्र में नहीं है, राज्य में भी है। संविधान के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यह कथन सही है। पहला और तीसरा कथन सही है। कथन और कारण दिए गए हैं। पहला कथन के संविधान में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जो है आंच लाए बिना जो है सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, यह सही आपका। कारण है कि जाति आधारित जो है सकारात्मक कार्य योजना के प्रति जो है संवैधानिक प्रतिबद्धता से प्रकट होता है कि भारत जो है दूसरे राष्ट्रों की तुलना में बहुत पीछे है, यह कारण सही नहीं है। पहला यानी सही है, दूसरा कारण आपका सही नहीं है। आगे के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में जो है निम्नलिखित में से किसका जो है संविधान के मूल संरचना के रूप में जो है उल्लेख किया गया है। वो यह किया गया है संविधान की पंथनिरपेक्ष प्रकृति का, संविधान की जो है संघीय प्रकृति, संविधान की सर्वोच्चता, राज्य का जो है गणतांत्रिक और शासन का जो है लोकतांत्रिक स्वरूप। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथकीकरण, इस सारी स्थिति में जो है उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में जो है संविधान के मूल संरचना के रूप में जो उल्लेख किया गया है। ठीक है,
देख सकते हैं किया गया है। केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत दिया गया, किंतु न्यायालय ने जो है यह स्पष्ट नहीं किया कि संविधान की जो मूल संरचना से जो है उसका अभिप्राय क्या है, या फिर संविधान की मूल संरचना में जिस सिद्धांतों का उल्लेख उच्चतम न्यायालय के निर्णय में किया गया है वे निम्नानुसार है, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 33 कहता है कि जो है कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला कथन कहता है कि भारतीय संविधान में जो है भारत के, तो यह कथन सही आर कहता है कि गणराज्य जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के जो राज्याध्यक्ष के रूप में जो स्वीकार करता है, न कि आनुवंशिकता पर जो आधारित राजतंत्र। तो कारण सही नहीं। ये प्रश्न है, भारत को जो गणराज्य कहा गया जिसमें राज्य का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही जो है निर्वाचित होता है। यह जो है ब्रिटेन के राज प्रमुख की भांति जो जो है आधार पर नहीं होता है। भारत का प्रधानमंत्री राज्य का जो राज्याध्यक्ष नहीं होता, बल्कि यह सरकार का जो है प्रमुख होता है, जो संसद के रूप में जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है आपका। तो देखा जाए इसमें तो जो है पहला कथन सही है, कारण आपका सही नहीं है।